In this video, we will discuss the unit 15 of class 12 chemistry that is named as polymers. इसको हम start करेंगे. The polymers basic question that arises is what are polymers? So polymers क्या हैं, कैसे बनते हैं, उनके uses क्या हैं, उनको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, इस सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद polymers. So the polymers are chemical compounds. ऐसे compounds हैं, बेसिकली पॉलीमर्स क्या हैं, कंपाउंड्स ही हैं, और ऐसे कंपाउंड्स जो बहुत बड़े होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मासेस बहुत ज़्यादा होता है, और वो फॉर्म होते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स. फॉर एग्जांपल हेयर इन दिस पिक्चर, ये जो अलग अलग यूनिट्स हैं इनको हम बोलते हैं मोनोमर्स. पॉलीमर्स जो है वो दो वर्ड से बना है, पॉली और मर्स, MERS, पॉलीमर्स. पॉली मीन्स एज यू ऑल नो दैट इज़ मैनी, यानी कि बहुत सारे, मर्स यानी कि यूनिट्स. अब केमिस्ट्री में जाने से पहले आप इसकी बेसिक चीज़ समझ लो कि जिस तरह से आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स देखे होंगे, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनसे बच्चे खेलते हैं, उनको आपस में ज्वाइन करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक के आगे दूसरा ब्लॉक फिक्स कर लेते हैं, उसके आगे तीसरा, चौथा, पांचवा. तो हम इस तरह से जब अलग अलग ब्लॉक्स को जोड़ते हैं तो हम एक ब्लॉक को मान लेते हैं यूनिट. तो अलग अलग यूनिट्स को हम जोड़ के कुछ नई चीज़ बना देते हैं. कई बार बच्चे उसका एक होम बना देते हैं, कई बार ट्रेन बना लेते हैं. तो वो सब जो है हमने क्या किया, छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ी सी यूनिट तैयार कर दी. तो उसी तरह से पॉलीमर्स के केस में होता है कि छोटी छोटी यूनिट्स, जो ये छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनको हम बोलते हैं मोनोमर्स. मोनोमर्स, दो वर्ड्स हैं, मोनो मीन्स वन, प्लस मर्स, वन यूनिट. मतलब कि एक यूनिट, जैसे मान लो ये कोई एक ब्लॉक है, ओके, तो मैं इसी तरह के ब्लॉक्स को बार बार इसमें जोड़ देती हूँ, तो ये एक तरह से एक लंबी सी बड़ी सी यूनिट बन जाती है. तो जब मोनोमर्स जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, तो ये देखो एक मोनोमर, तो इसको हम तो मोनोमर ही बोलेंगे. जब दो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं डाईमर. डाई मतलब टू, मर मतलब यूनिट्स, डाईमर. 3 हो जाएंगे तो वी विल कॉल दैट ट्राइमर. अगर 4 यूनिट्स हो जाएंगी तो वी विल कॉल दैट टेट्रामर. 5 हो जाएंगी तो पेंटामर. इसी तरह से जब हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और देयर विल बी मैनी, आई डोंट नो हाउ मच, वी कैन नॉट काउंट दोज कि कितनी हैं, बहुत सारी. जब मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं तो दे फॉर्म अ पॉलीमर, तो वो पॉलीमर बन जाता है. सो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास n यूनिट्स हैं, कोई जिस तरह से ये है, n यूनिट्स हैं, और इन सब ने आपस में बॉन्ड बना लिए, और ये क्या बन गया, अब इसको इस तरह से लिखा गया है, देखो इस तरह से. दैट मीन्स कि इस पर्टिकुलर यूनिट के इस तरफ भी ऐसी ही यूनिट है और इस तरफ भी ऐसी यूनिट है, और आगे. सो दिस यूनिट इज रिपीटिंग इटसेल्फ n टाइम्स. ये n का मतलब है कि n टाइम्स ये अपने आप को रिपीट कर रही है, और इस तरह से जो है आपके पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं. तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉलीमर्स बनते हैं, यानी कि जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में हैंड इन हैंड लेके आगे बढ़ती हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन. इट कैन बी अंडरस्टूड इन अनदर वे टू. कैसे कि जैसे मान लो एक बच्चा है, वो दूसरे का हाथ पकड़ेगा, दूसरा बच्चा तीसरे बच्चे का हाथ पकड़ेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट, इस तरह से जो है एक बड़ी सी चेन जब बच्चे बना लेते हैं और वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, तो उस केस में हमने एक बच्चे को मोनोमर यूनिट लिया है, और जो बच्चे आपस में हैंड इन हैंड हाथ पकड़ कर खड़े हैं, एक लंबी सी चेन बना रहे हैं, वो क्या हो रहा है,
पहले 2 बच्चे आए तो डाइमर बन गया, 3 बच्चे आए तो ट्राइमर बन गया। व्हेन देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि वो क्या बन गया, पॉलीमर। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड पॉलीमर्स। अब हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। फॉर एग्जांपल, आपने सुना भी होगा पॉलीथीन। पॉलीथीन, अब इसको अगर मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकती हूँ? पॉली प्लस थीन, व्हाट इज थीन? तो हम इसमें क्या है, हमारे पास पॉलीथीन बनता है जब बहुत सारे यानी कि मैनी यूनिट्स होती हैं। किसकी? इथीन की यूनिट्स। जब बहुत सारे इथीन्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं पॉलीथीन। फॉर एग्जाम्पल इथीन, देखो अब आपके पास फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब ये तो एक है, अब ये करेगा क्या कि ये जो यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसके पास एक बॉन्ड में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लीव कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लीव कर देगा, एंड देन अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथीन CH2। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हो गया एक बॉन्ड तैयार, यहाँ रह गया सिंगल बॉन्ड। इसी तरह से दिस प्रोसेस goes on, that is the process of polymerization। तो polymerization इस तरह से कैरी ऑन हो जाती है। तो हम इसको किस तरह से करते हैं, हम देखते हैं कि कौन सी यूनिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये वाली यूनिट देख लो, यही चीज़ को उठा के मैं यहाँ रखूँ तो सेम है, इसकी को आगे रखूँगी तो सेम आएगा, इधर भी सेम आएगा। तो मैं इसको लिख देती हूँ CH2 एंड दिस यूनिट इज़ रिपीटेड n टाइम्स। n टाइम्स मतलब कि बहुत बार इसको जब रिपीट किया जाता है तो ये होता है पॉलीथीन, इससे बनता है पॉलीथीन। तो हम बोलेंगे कि जो इथीन है, इट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन। तो इथीन जो है दैट इज़ द मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीथीन। और कई बार इथाइलिन भी इसको हम कहते हैं, किसी किसी जगह पे आपको देखने को मिलेगा इथीन एंड इथाइलिन। इथाइलिन इज अ मोनोमर यूनिट ऑफ पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलीथीन ही इसमें हम कंसिडर करते हैं। नाउ कमिंग टू वन टर्म दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स। पॉलीमर्स जो हैं वो क्या होते हैं? बड़े बड़े से मॉलिक्यूल्स। ये देखो यहाँ पर पिक्चर में ये एक बहुत ह्यूज तरह का मॉलिक्यूल है, और आप इसमें अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स, दोज आर अटैच्ड विद ईच अदर, और इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लस्टर बना लिया है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ कि जिससे मान लो आपके पास एक पॉट है और आपने उसमें स्टोन डाल रखे हैं, बहुत सारे स्टोन्स, और सारे के सारे रेड कलर के हैं या मिक्सअप कलर के हैं। उसी तरह से ये क्या कर दिया इन्होंने, एक क्लस्टर फॉर्म कर दिया है। तो पॉलीमर्स जो हैं उन्हीं को हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, मतलब कि एक बड़ा सा जाइंट सा मॉलिक्यूल, जाइंट मॉलिक्यूल, बिग साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, जो भी पॉलीमर्स होते हैं उनका साइज़ ऑब्वियसली, जब आप देख रहे हो कि जैसे पॉलीथीन में हमने देखा कि CH2 इसका साइज़ बड़ा होगा या इसका साइज़ बड़ा होगा, कंपेरेटिवली आप देख सकते हो कि ये ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, तो इट विल फॉर्म पॉलीमर, और पॉलीमर्स को ही हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। सो जो ये पॉलीमर्स हैं, इनको हम अगर ब्रॉड कैटेगरीज़ की देखें, जो बेसिक कैटेगरीज़ हैं उनमें होती हैं होमोपॉलीमर्स एंड कोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर्स क्या हैं और कोपॉलीमर्स क्या हैं? पॉलीमर्स आई थिंक इज क्लियर टू यू ऑल दैट पॉली मीन्स मैनी, मर्स मतलब यूनिट्स, होमो मीन्स सेम, मैनी यूनिट्स। तो पॉलीमर तो अब क्लियर है, तो सेम पॉलीमर, सेम जिसके अंदर सेम ही क्या होंगी, मोनोमर यूनिट्स सेम होंगी, जिस तरह से हमने पॉलीथीन लिया। अब दूसरा है
कोपॉलीमर, जिन्होंने कंपनी ली है किसी दूसरे मोनोमर यूनिट की। अब यहाँ पर क्या है, एक इस तरह का है मोनोमर यूनिट, let it be type 1, this is type 2, this is 1, this is 2, this is 1, this is 2। तो इसमें क्या हो गया कि आपके पास दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको करना है फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नाइलॉन 6 के लिए आपके पास दो चीज़ें हैं जिनको आपको मिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल चाय बनाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करना पड़ता है ना, तो कोपॉलीमर्स को बनाने के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ों को नहीं बल्कि दो चीज़ों को मिक्स करना पड़ेगा, उनके बीच में बॉन्डिंग होगी एंड देन आपका ये कोपॉलीमर बन के निकल आएगा। सो वी आर स्टडिंग नाइलॉन 66। तो नाइलॉन 66 बनाने के लिए आपको दो मोनोमर यूनिट्स लगती हैं। पहली है हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और दूसरा है एडिपिक एसिड। सो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज हेक्सा मिथाइलिन, तो मतलब मिथाइलिन यानी कि CH2 कितने हैं, 6 हैं। डायमीन मतलब दोनों तरफ लगेंगे NH2 and NH2. So this is the formula for hexamethylene diamine. And what will be the formula of adipic acid? It's COOH CH2 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 COOH. This is the adipic acid. Okay. So यहाँ पर n molecules of hexamethylene diamine and n molecules of adipic acid, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन करेंगे। और किस तरह से बनेंगे, तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी पॉलीमराइजेशन आप करेंगे, कोई भी रिएक्शन आप करेंगे, जैसे इन दोनों को मिलाना है, तो उसमें आपने क्या करना है ना, जो इनके ये जो लास्ट वाले एटम्स हैं, जैसे एडिपिक एसिड को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ COOH CH2 होल 6 COOH, और इसको मैं यहाँ पर लिख रही हूँ NH2 NHH CH2 होल 6 सॉरी होल 4 एंड NHH। तो इसमें क्या होगा ना कि वाटर मॉलिक्यूल आप देखेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये देखने को मिलेगा कि वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, ये H2O ये निकल गए। तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, एक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया, एक बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो गया। सो कैसे हम इसको लिखेंगे कि ये n यूनिट्स हैं, तो ऑब्वियसली ये इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ लिखना। सो दिस इज NH, देन CH2 होल 6, फिर NH, देन C डबल बॉन्ड O CO, CH2 होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O। और ये आगे नेक्स्ट जो यूनिट आएगी, देखो ये इसी तरह से चलेगी, हेक्सामिथाइलिन, उसके बाद आएगा एडिपिक एसिड, फिर आएगा हेक्सामिथाइलिन, फिर आएगा एडिपिक एसिड। इस तरह से जो है इसमें क्या हुआ, ये वाली जो मोनोमर यूनिट्स इसके लिए क्या है, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और दूसरी है एडिपिक एसिड। तो इसमें क्या हुआ कि टू टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट हैं, मोनोमर यूनिट्स। तो इस तरह के पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोपॉलीमर्स, जिसमें दो तरह के मोनोमर यूनिट्स होती हैं। और अगर सेम टाइप की मोनोमर यूनिट्स हों तो हम उसको कहते हैं होमोपॉलीमर। समटाइम्स हम ये जो आपके कोपॉलीमर्स हैं इनको हम मिक्स्ड पॉलीमर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपने मिक्स किया हुआ है टू डिफरेंट और मे बी 3-4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमर यूनिट्स को आपने इसमें ऐड किया है।
कमिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में हम अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं पॉलीमर्स को. द फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोर्स. ऑरिजिन और सोर्स कि जो आपके पॉलीमर्स हैं वो आए कहाँ से. क्या वो आपको चलते फिरते ज़मीन पे पड़े हुए मिल गए, या उसको आपने ले जाके फैक्ट्री में बनाया, या आपको वो नेचर में ऑलरेडी किसी प्लांट के ऊपर लटके हुए मिले थे क्या. तो वो पॉलीमर्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं, इस चीज़ के बेसिस पर हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं. लाइक नेचुरल पॉलीमर्स जो नेचर में मिलते हैं, सिंथेटिक जिनको आप सिंथेसाइज करते हो इन द लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज. सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होंगे, जो नेचुरली अक्रिंग पॉलीमर्स हैं उनमें से ही कुछ निकाल, उसमें कुछ डाल के, उसमें से कुछ निकाल के जो है नया कोई पॉलीमर बना लेते हैं. देन इट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है, किस तरह का स्ट्रक्चर जब हम ओपन करेंगे किसी भी पॉलीमर को तो किस तरह का आएगा. लीनियर, दैट मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर आएगा वो लाइन में आएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा. या फिर वो ब्रांच्ड चेन होते हैं, जैसे कि ये चेन है उसमें अलग अलग ब्रांचेस इस तरह से लगी हुई हैं कि जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना अपने होमोलोगस सीरीज़ में भी कि CH3 CH2 CH, तो ये CH3 इधर भी लगाया, देन CH2 CH3, इस तरह से जो है ये ब्रांच बन गई. तो ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स भी होते हैं. इसके एग्जांपल्स हम नेक्स्ट दोबारा से करेंगे जब हम इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे. एंड देन देयर इज़ क्रॉस लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर्स. तो जैसे इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3, तो यहाँ पर यही चेन या डिफरेंट चेन जो है वो अलग से, इस तरह से जो आपकी स्ट्रक्चर्स हैं वो अलग अलग तरह से बेसिस पर आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं. इसको हम ब्रीफली स्टडी करेंगे आफ्टर सम maybe in the next video. So then another is on the basis of molecular forces. जो forces होती हैं उनके बेसिस पर भी हम क्लासीफाई करते हैं पॉलीमर्स को. इलास्टोमर्स इलास्टिक होते हैं, फाइब्रस होते हैं. फाइबर आपने जो देखी है, आपने जो चीज़ देखी है ना, उससे इनको रिलेट करना है फॉर द पर्पज़ ऑफ इमेजिनेशन कि इस तरह के जो, जैसे हम बोल रहे हैं इलास्टोमर्स हैं, तो इलास्टिक होंगे ऐसे पॉलीमर्स उनके जिसको हम इलास्टिसिटी जिनकी हाई हो सकती है, ऐसा हो सकता है ना. तो फाइबर्स हैं उनके बीच में भी ऑन ऑल द मॉलिक्यूलर फोर्स, दीज आर बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस कि कभी कभी उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, किसी के बीच में कम होती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ दोज वी हैव these are classified on the basis of molecular forces like elastomers, fibers, thermoplastic. Thermo means heat, plastic means plastic, as you know, and thermosetting polymers. These are the classifications on the basis of molecular forces, whether the molecular forces जो आपके अलग अलग बॉन्ड जो नए फॉर्म हो रहे हैं मोनोमर्स और दूसरे मोनोमर के बीच में, वो बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं, किस तरह के हैं, उनको हीट करने पर क्या होता है, उनको ठंडा करने पर क्या होता है, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं. उस बेसिस पर दीज आर द क्लासिफिकेशंस. एंड द लास्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन कि उनकी पॉलीमराइजेशन किस तरह से की जा रही है, एडिशन करके या कंडेंसेशन करके. So these are the classification of polymers. Let us discuss the first one, that is on the basis of origin or source. So on the basis of origin or source, the first one is natural polymers. तो नाम ही बता रहा है कि natural polymer, natural polymer. अब natural polymer है तो obviously वो nature में मिलेगा. तो पॉलीमर्स जो हैं वो ज़्यादातर नेचर में कहाँ पाए जाते हैं, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स और एनिमल्स में ये पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपने स्टार्च का नाम तो सुना ही होगा, वेरी बेसिक पॉलीमर है जो प्लांट में मिलता है आपको. ओके, सो यहाँ पर हम कुछ और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. पॉलीसेकेराइड, जैसे मैंने स्टार्च बोला, वो क्या है, पॉलीसेकेराइड है. तो पॉलीसेकेराइड
आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताया गया है। तो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, ये प्लांट में मिलते हैं। स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है, जो कि बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं। और ये है क्या क्या, किस चीज़ से बनते हैं? ये बनते हैं ग्लूकोज से। ग्लूकोज जो है वो तो आपको पता ही है कि प्लांट्स में मिलता है। तो ग्लूकोज को की जो यूनिट्स हैं, जब वो रिपीटेड एडिशन होती है उनकी, तो हमारे पास स्टार्च बन के आ जाता है या सेलुलोज बन के आ जाता है। ग्लूकोज की अलग अलग फॉर्म्स भी होती हैं, फ्रक्टोज होता है और भी बहुत सारी होती है। तो उनको जोड़ जोड़ कर जो है ये होगी मोनोमर यूनिट, और इससे बने पॉलीमर्स लाइक स्टार्च एंड सेलुलोज। तो ये जो है ये नेचर में ही मिलता है। तो और स्टार्च जो है वो चीफ फूड रिजर्व है प्लांट्स का। इसमें सबसे ज़्यादा जो फूड रिजर्व रहता है प्लांट का, वो रहता है स्टार्च में। और सेल्यूलोज क्या करता है? वो एक स्ट्रक्चरल मटेरियल है प्लांट्स का। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं अमीनो एसिड से, अल्फा एमिनो एसिड से। तो आप प्रोटीन्स जो हैं वो नेचर में पाए जाते हैं। अलग अलग तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो अपने आप एक अमीनो एसिड, उनके अलग अलग नाम भी अलग होते हैं हर एक अमीनो एसिड के। तो एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ मिलेगा तो वो क्या करेंगे? एक प्रोटीन बना देते हैं। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या होते हैं? जो भी आपके एनिमल सेल्स हैं उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, जो जिससे एनिमल सेल बनती है, किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। ओके, और प्रोटीन्स आर द बेसिक पार्ट ऑफ आवर फूड। जैसे आपकी वूल हो गई, नेचुरल सिल्क हो गया, लेदर हो गया, जो नेचुरल चीज़ें हैं जो प्रोटीन से बनती हैं, दोज आर ऑल पॉलीमर्स। एंड विच काइंड ऑफ these are natural polymers. Then third example is nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज RNA, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड DNA, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो DNA तो आपने सब नहीं सुन रखा है। तो ये DNA भी क्या है? एक पॉलीमर है। ठीक है, और किससे बनता है? दीज आर फॉर्म फ्रॉम द न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड्स। RNA, DNA ये सब किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। इसकी भी हम बहुत ब्रीफ बायोमोलिक्यूल्स में ही पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो बेसिक जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं वो हैं RNA एंड DNA। फिर है फोर्थ एग्जांपल है नेचुरल रबड़। जो नेचर से आपने देखा होगा कि रबड़ भी हम निकाल लेते हैं प्लांट से, है ना। सो जैसे लेटेक्स है, लेटेक्स प्लांट में होता है, राइट। तो लेटेक्स से जो आपके पॉलीमर्स बन के आते हैं, जैसे 2 मिथाइल ब्यूटा आइसोप्रिन, आइसोप्रिन बोलते हैं उसको। जो नेचुरल रबड़ जो है आपको मिलती है आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। लेटेक्स से हम इसको निकालते हैं नेचुरल रबड़। दिस आइसोप्रीन इज ऑल्सो अ नेचुरल polymer. So the next type is a synthetic polymers. तो synthetic polymers क्या है? As the name suggests, synthetic. We have to synthesize them. हमें उनको बनाना पड़ेगा। ऐसे पॉलीमर जिनको हम प्रिपेयर करते हैं इन लेबोरेटरीज और इंडस्ट्रीज़ या लेबोरेटरीज़ में, जो हम पॉलीमर्स को बनाते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स, या फिर उनको दूसरा नाम है मैन मेड। किसने बनाया? लैब में कौन बना रहा है? मैन बना रहा है। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड, these are also known as man-made polymers. And there are so many examples in this chapter जो आपको synthetic polymers के बारे में ही होंगे। जैसे सिंथेटिक चीज़ें जो भी हैं,
जैसे सिंथेटिक क्लोथ होते हैं, सिंथेटिक रबड़ होता है, आपका बेकेलाइट होता है, टेफ्लॉन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, पीवीसी, नायलॉन होता है, नायलॉन के कपड़े भी आपने देखे हैं, सिंथेटिक रबड़, देन बेकेलाइट। इन सबको हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन हम पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत ब्रीफली इनको पढ़ेंगे. So these are the basic examples for synthetic polymers. And then comes the last one, that is the semi-synthetic. Semi-synthetic. तो these are मतलब इसमें आपका क्या है, सिंथेटिक तो है लेकिन सेमी है, मतलब कि जो आप पॉलीमर बना रहे हो वो आप खुद तो बना रहे हो लेकिन यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम नेचर. हम इनको डिराइव करते हैं कहाँ से, जो नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, केमिकली कोई चेंज कर देंगे, उसमें हम उसको जैसे हीट भी कर देते हैं ना, तो उसमें डिकम्पोजिशन हो जाती है किसी भी कंपाउंड की. तो उसी तरह से जो नेचर के आपके नेचर में जितने भी पॉलीमर्स हैं उनको आप कुछ केमिकल ऐड करके उसको कोई नई चीज़ बना देते हो. तो आपका क्या हुआ, सिंथेटिक हुआ, वो आपने खुद बनाया है, लेकिन यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज आपने नेचर के जो नेचुरल पॉलीमर था उसको यूज़ किया. तो मतलब आपने क्या किया, उस चीज़ को यूज़ कर लिया है जो नेचर ने बनाई है. तो वो कंप्लीटली आप नहीं बोल सकते हो कि वो मैंने ही बनाई है, वो आपने भी बनाई है और नेचर ने भी बनाई है. आप दोनों ने दो चीज़ें बनाई और उनको मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो वो हो गई सेमी. सेमी मतलब हाफ. हाफ पार्ट जो है वो नेचर ने दिया, हाफ जो है वो सिंथेसाइज किया गया. तो इसका जो है जैसे आपका एग्जाम्पल है इसके लिए सेलुलोज. हम क्या करते हैं, सेल्यूलोज में हम ऐड करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3COO. इस तरह से होता है ना, एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट. जब हम इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो वी विल गेट सेल्यूलोज. उसमें चेंजेस आएंगे, ऑब्वियस है, सेल्यूलोज डाइएसिटेट हमें मिलेगा. और ये जो नया पॉलीमर बन के आया है, जिस दिस इज सेमी सिंथेटिक, इससे हम बनाते हैं थ्रेड्स, धागे, ग्लासेस भी इनसे बनती हैं, ग्लासेस, सम काइंड ऑफ ग्लासेस वी कैन फॉर्म फ्रॉम सेलुलोज डाइएसिटेट. These were the classification of polymers on the basis of their origin और source, कि हमें वो कहाँ से मिले हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करते हैं इन 3 क्लासेस. दैट इज, फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर्स. लीनियर पॉलीमर्स में क्या होगा, लीनियर वर्ड itself selling its answer, that linear is related to line. Okay, so first one is linear polymers. ओके, सो लीनियर पॉलीमर्स में क्या होता है कि वो एक लाइन की तरह जुड़ते हैं, कि जो पॉलीमर्स की मोनोमरिक यूनिट्स हैं दोज आर लिंक टुगेदर टू फॉर्म अ लीनियर पैटर्न. इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और एक चेन आ गई, दूसरी चेन इस तरह से होगी, तीसरी चेन इस तरह से होगी. तो इसमें क्या है कि जो चेन्स है उसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट बनती है, लीनियर अरेंजमेंट बनती है, इसमें कोई ब्रांच नहीं रहती है, सीधे सीधी एक लाइन में, जैसे पॉलीथीन था, एक सीधी लाइन बनती है. ठीक है, तो इसमें क्या है, लीनियर अरेंजमेंट जब भी होगी तो ये क्या हो गया, एक तरह से आपके क्लोज पैकिंग हो गई. एंड यू हैव रेड इन योर फर्स्ट चैप्टर कि क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, राइट. तो यहाँ पर क्या है, लीनियर जो पॉलीमर्स हैं उनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज़ उनकी डेंसिटी. तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ है, तो डेंसिटी कैसी होने वाली है, हाई डेंसिटी. डेंसिटी क्या होती है, लीनियर पॉलीमर्स की हाई होती है. फिर एक वर्ड है टेंसाइल स्ट्रेंथ.
व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल, कि आप एक धागा ले लो, राइट, और एक स्टिचिंग वाला धागा जो टेलर यूज़ करते हैं, और एक ऊन ले लो, ऊन, ऊन का धागा। तो अगर आप उनको तोड़ने की कोशिश करते हो, जैसे आप जो स्टिचिंग वाला थ्रेड है उसको खींचोगे, वो एकदम से टूट जाएगा। ऊन वाला खींचोगे तो मे बी वो थोड़ी देर बाद टूटे या ना टूटे। सो इन दोनों में अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो ऊन की ज़्यादा होगी और थ्रेड की कम होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है इस केस में क्या होगी, एकता में बल है, तो ऑब्वियसली द टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी हाई, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रहेगी। एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, क्या ये इजीली मेल्ट हो जाएगा? आपको क्या लगता है मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसा होगा, हाई होगा या लो होगा? जब इसकी डेंसिटी हाई है तो ऑब्वियसली इसके बीच के जो बॉन्ड्स हैं वो भी सॉरी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसके बॉन्ड्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, जल्दी से ये मेल्ट नहीं होगा। सो द मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाई। तो ये जो हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको इजीली लिख सकते हो। लीनियर पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऐसे पॉलीमर्स जिसमें मोनोमरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग स्ट्रेट चेन, सीधी चेन बनती है। पॉलीमरिक जो चेन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर एक वेल पैक्ड स्ट्रक्चर देने के लिए एक अच्छे से क्लोज पैकिंग करती हैं। फिर ऐसे पॉलीमर्स की डेंसिटी जो है वो हाई होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। एंड देयर कम्स एग्जाम्पल, उसके बाद आपको लिखना होता है एग्जाम्पल की इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो एक तो मैंने बताया ही सीधा, क्या है, पॉलीथीन या पॉली इथाइलिन भी कभी कई बार लिखते हैं उसको, पॉली इथाइलिन या पॉलीथीन। एंड अनदर इज लाइन नाइलॉन, पॉलिस्टर, polyester. So these are the three examples for linear polymers. So coming to the next one, that is branched chain polymers. तो branched chain polymer कैसे होंगे, जिसमें क्या होगी, ब्रांचेस होंगी। तो इसमें चेन बन रही है लेकिन उसमें क्या है, ब्रांचेस हैं, पॉलीमर्स। ओके, सो इसमें क्या है, ब्रांचेस हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलीमर्स द मोनोमरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टू कॉन्स्टिट्यूट लॉन्ग चेन। मेन चेन एक बनेगी, जो लॉन्ग चेन होगी एक बनाएंगे मेन चेन, इसको बोलेंगे मेन चेन, जो मेन है वो वाली चेन बनेगी। ओके, देयर आर साइड चेन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। इसमें क्या है, अलग अलग तरह की, इस तरह की मान लो ये चेन है इस तरह से, वो मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या है कि CH2 CH3 हो गया, इधर CH3 हो गया, या कुछ भी इसमें डबल बॉन्ड O हो गया या समथिंग एल्स, तो उसमें क्या है डबल बॉन्ड O फिर CH3 हो गया, इस तरह से। अगर सॉरी OCH3 डबल बॉन्ड नहीं होगा, OCH3 हो गया। तो इस तरह से क्या है कि मेन चेन तो यही है, जो हेड चेन है वो बनती है ब्रांच चेन में। फिर उसके साथ क्या है, साइड चेन्स होती हैं, और वो कैसी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। ओके, तो ब्रांच चेन, अगर मैं यही चेन को यहाँ रखूँगी तो ये इस तरह से आएगी, तो इसमें क्लोज पैकिंग होगी क्या, नहीं होगी। इसमें कैसा स्ट्रक्चर हो गया, एक इर्रेगुलर सा स्ट्रक्चर हो गया है। तो दीज आर पैक्ड इर्रेगुलर पैकिंग। इसमें क्या था आपके पास, इसमें थी आपकी क्लोज पैकिंग, ये पॉइंट भी है, क्लोज पैकिंग होती है लीनियर में, और इसमें क्या हो गया, इर्रेगुलर पैकिंग। अब पैकिंग इरेगुलर है तो डेंसिटी कैसी होगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो इतनी सारी जगह पर दो ही चेन्स आई हैं तो डेंसिटी क्या होगी, लो, तो लो डेंसिटी। ओके, सो
टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है? अब इनकी डेंसिटी ही कम है, तो मतलब थोड़ी सी जगह पे जहाँ लीनियर में 5 चेन्स आ रही थी, यहाँ पर 2 आ रही हैं, तो क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। देन मेल्टिंग पॉइंट, ऑब्वियसली ये दूर दूर हैं तो इनको अलग करना तो बहुत ईजी है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? इनका लो होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल, देन एग्जाम्पल्स क्या क्या रहेंगे इसके? एग्जाम्पल में इसका आएगा ग्लाइकोजन, ओके, और एमाइलोपेक्टिन। एक एक एग्जाम्पल इनका ज़रूर याद रखना है आपने। देन कमिंग टू थर्ड वन, दैट इज क्रॉस्ड लिंक्ड नेटवर्क पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, तो इसमें क्या है कि चेन कोई फिक्स्ड नहीं है। In these type of polymers, the monomer units are linked together to constitute 3-dimensional network. इसमें सबसे पहली बात क्या होती है कि इसमें 3D नेटवर्क बनता है। 3D नेटवर्क बोलने का क्या मतलब है कि इसमें क्या था कि एक प्रॉपर चेन बन रही है। फर्स्ट वन में क्या था? एक लीनियर चेन बन रही है। इसमें क्या है कि ये चेन जा रही है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस भी हैं, एंड इन बिटवीन यहाँ से एक और चेन है, और ये जो है दिस इज़ कनेक्टेड टू थर्ड वन चेन। इस तरह से ये अलग अलग चेन से कनेक्टेड है, मतलब कोई प्रॉपर इसमें मैनेजमेंट है ही नहीं, नेटवर्क बना रखा है, पूरी तरह से जाला बना दिया है, ठीक है। जो यहाँ पर ये लिंक्स बनते हैं, ये जो लिंक बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्स। ये जो लिंक बन रहा है ना, कि यहाँ से ये चेन जा रही है, फिर यहाँ से इसने लिंक किया दूसरी चेन में, फिर इसने लिंक किया तीसरी चेन में, इसने लिंक किया चौथी चेन में, एंड सो ऑन। सो ये क्या हो गया? एक तरह से क्रॉस लिंक्स यहाँ पर बने हैं, क्रॉस लिंक्स इस तरह से उल्टे पुल्टे से लिंक्स यहाँ पर बने हैं। तो इस तरह के जो भी नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स या फिर नेटवर्क पॉलीमर्स। ओके, सो ये कैसे होते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें तो ये होते हैं हार्ड, बहुत हार्ड रहेंगे, ओके, रिजिड, ढीठ होते हैं बड़े वाली, तो रिजिड, ठीक है, और होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का क्या मतलब है? अब ये तो बहुत उल्टा सीधा हो गया ना, हार्ड भी हैं, रिजिड भी हैं, और ब्रिटल भी हैं। ब्रिटल होता है जो भुरभुरा सा होता है, जैसे मिट्टी की बॉल बनाते हैं, वो अगर हम हाथ में ज़ोर से दबाएंगे तो एकदम से क्या हो जाएगी? वो पूरी उसकी मिट्टी जो है वो अलग अलग होके नीचे गिरने लगेगी, दैट इज़ द ब्रिटलनेस। तो ब्रिटल भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, जैसे आपकी मिट्टी की बॉल है वो हार्ड रहेगी ही रहेगी। बाल्टी हम ले लें, बाल्टी जैसे होता है ना, बाल्टी भी पॉलीमर से बनी है, तो उसमें क्या है कि हार्ड है, वो रिजिड भी है, वैसी की वैसी ही रहती है, लेकिन ब्रिटल है। अगर वो गिर गई, बाई चांस उसमें पानी भरा है और वो गिर गई, तो वो टूट जाती है। तो उसी तरह से जो है आपकी क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इस तरह का स्ट्रक्चर है, क्रॉस लिंक एक नेटवर्क की तरह का स्ट्रक्चर है। तो हार्ड तो होंगे, डीट भी होंगे, क्योंकि इनके लिंक्स को तोड़ना इज़ नॉट दैट क्वाइट ईजी। सो ये क्या है कि इसमें हार्ड और रिजिड हो गए। ब्रिटल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं, इनके बीच में जो फोर्सेस होंगी वो वीक रहेंगी। इसका जो आपके पास एग्जांपल्स हैं, देन कम्स एग्जांपल्स, तो ये हैं बेकेलाइट, एक है बेकेलाइट, एंड आप और भी फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स हैं, मेलामिन, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। So these are the examples and the classifications based on the structure.
In the next video, we will discuss the next two classifications and then polymerization. I hope you understand. And if you have any query or any suggestion, please mention in your comments. I will look forward towards it.